student, today we shall discuss about the topic the sense of collective belonging. In this topic, we understand how the Indian revolutionaries create a sense of collective identity amongst the Indian people. So let's start our today's topic. इसके लिए चलते हैं हम अपने बुक पे. द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मतलब सामूहिक अपनेपन का भाव. नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगेन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन. यानी नेशनलिज्म की जो भावना है वो तब पनपती है जब लोग ये फील करने लगे, बिलीव करने लगे कि वो एक ही नेशन के पार्ट हैं. When they discover some unity that bind them together, जब कोई वो ऐसा चीज, ऐसी कोई बात ढूंढ लेते हैं जो क्या करती है, उनको बिंड करने में, यानी एकता के सूत्र में बांधने में सहायक होती है. But how did the nation become a reality in the mind of people? लेकिन नेशन जो है लोगों के मस्तिष्क में जो है रियलिटी के रूप में कैसे आता है. दूसरा, हाउ डिड पीपुल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन और लैंग्वेज ग्रुप डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. हाउ डिड यानी कैसे जो है विभिन्न जो है कम्युनिटी के लोग, विभिन्न रीजन्स के लोग और विभिन्न लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के अंदर जो है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी सामूहिक अपनेपन का भाव आता है. तो इस चीज को हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे कि भारत के लोगों में अलग अलग रिलीजन्स के मानने वाले लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, अलग अलग रीजन्स के लोग थे, यानी अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे, और इन लोगों के अंदर जो है सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे आया. तो चलते हैं आगे. द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल. सामूहिक अपनेपन की भावना कैसे आई? सबसे पहले जो है हमारे यहाँ सामूहिक अपनेपन की जो भावना आई वो इसलिए आई कि जो है उनका जो इनमी था, जो दुश्मन था, वो एक था. कौन? ब्रिटिश था. सब ब्रिटिश से परेशान थे और सबका दुश्मन एक ही था. यही वो चीज थी जिसके कारण सब लोग एकजुट हुए कि हम लोगों का दुश्मन कौन है? ब्रिटिश हैं. ब्रिटिश हमें परेशान कर रहे हैं और इसलिए हम क्या करेंगे, सब मिलकर एक साथ उससे लड़ेंगे. तो यूनाइटेड स्ट्रगल हुआ, सब लोग मिलकर लड़े और इससे जो है सबसे पहले जो है इनके अंदर जो है कलेक्टिव बिलोंगिंग का सेंस आया. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी थी क्या कल्चरल प्रोसेस भी थे जिनके जरिए इनके अंदर जो है नेशनलिज्म का इमेजिनेशन इनके दिलो दिमाग पे छा गया. हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर्स एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट एंड सिंबल्स, ये सारी चीजों ने जो है राष्ट्रवाद को या नेशनलिज्म को इंडियंस पीपल के माइंड में भरने का काम किया. इतिहास, साहित्य, फोकलोर्स यानी लोक कथाएं, ये सारी गीत, सॉन्ग्स, हम लोग जब सॉन्ग सुनते हैं देशभक्ति का तो हमारे अंदर जो है जज्बा आने लगता है, वो फीलिंग आने लगती है. जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो हमारे अंदर नेशन के प्रति फीलिंग आने लगती है. तो ये सारी चीजें जो थी वो उन लोगों ने भी भारत के लोगों में क्या करना शुरू किया, भारत के लोगों के दिलो दिमाग में या लोगों में नेशनलिज्म की भावना पैदा करने में सहायक हुई. एज यू नो डैट, जैसा कि आप जानते हैं कि नेशन की जो पहचान है वो एक फिगर या इमेज से आती है. अधिकतर जो है फिगर या इमेज के आती है. इससे लोगों को एक ऐसी इमेज जो है अपने माइंड में इमेजिनेशन करने में मदद मिलती है जिससे के जरिए वो राष्ट्र को पहचानते हैं.
20th सेंचुरी में नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में एक यही चीज जो है सामने आई, और ये था भारत माता का फिगर, भारत माता की इमेज। यह इमेज जो है पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले ये भारत माता का इमेज बनाई थी। कब? 1817 के 10th में उन्होंने सबसे पहले मातृभूमि की या भारत माता की स्तुति के रूप में वंदे मातरम लिखा था। बाद में उन्होंने अपना जो नावल था आनंद मठ, उसमें इसको शामिल किया। ये जो सॉन्ग था, जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट था तो खूब गाया गया। स्वदेशी मूवमेंट में इस सॉन्ग को बहुत लोग गाते थे और यह एक देश प्रेम का एक सिंबल ही हो गया। स्वदेशी मूवमेंट की प्रेरणा से रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की एक पॉपुलर इमेज बनाई। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है, एसेंटिक फिगर। इसमें क्या है? वो शांत है, कॉम है, गंभीर है, सीरियस है, और उनके अंदर आध्यात्मिक क्वालिटी दिखती है, यानी डिवाइन एंड स्पिरिचुअल क्वालिटी उनके अंदर चेहरे पे दिखती है। आगे चलकर यह जो इमेज था वो बड़े पैमाने पर हर जगह तस्वीरों में कॉपी किया जाने लगा। बहुत सारे आर्टिस्ट इस तस्वीर को बनाने लगे और यह जो है भारत माता की एक फिगर ही हो गई, जिसमें कहीं भी भारत माता को इसी रूप में दिखाया जाता था। यह जो छवि थी, यह एक तरह से नेशनलिज्म के लिए आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। अब ये लोग इसमें बिलीव करने लगे कि यही हमारी भारत माता है, यही कौन है? हमारी भारत माता है, और इनके लिए हम जो है अंग्रेजों से युद्ध लड़ेंगे। नेशनलिज्म का जो आइडिया है, जो थॉट है, वो भारत के जो क्या थे, फोकलोर्स थे, यानी भारत की जो लोक कथाएं थी, जो जगह जगह जो है कहानी, उनसे भी लोगों के अंदर आया और अधिक मजबूत भी हुआ। 19th सेंचुरी के लास्ट में राष्ट्रवादियों ने जो भाटों और चारणों द्वारा, जो भाट थे और चारण थे, इनके द्वारा जो सुनी सुनाई या ये जो लोग जो गाना गाते थे, इन कथाओं को क्या करना शुरू किया? कलेक्ट करना शुरू किया। वे गांव-गांव घूमते और इन फोकलोर्स और फोक सॉन्ग को जो है गांव-गांव घूमकर इकट्ठा करते, और इकट्ठा करने के बाद उनको जो है क्या करते? उनको एक जगह करके किताब लिखते। उनका कहना था कि ये स्टोरी जो उनका ट्रेडिशनल कल्चर है उसका तस्वीर पेश करती है, और जो है ब्रिटिश कल्चर के कारण जो है खत्म होती जा रही है, बेकार होती जा रही है, भ्रष्ट होती जा रही है। और इसलिए अपनी जो नेशनल जो पहचान है, जो अपनी अलग नेशनल आइडेंटिटी है, उसको बचाए रखने के लिए इन सारे ट्रेडिशन को बचा कर रखना जरूरी है। हमारा इंडियन जो कल्चर है, इंडियन ट्रेडिशन है, इसको ये कहाँ पर वो है? ये हमारी इन फोकलोर्स और फोक सॉन्ग में है, और इसलिए इनको बचा के रखना जरूरी है। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? सारे फोक सॉन्ग्स को, राइम्स को और मिथ्स को इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े, और उन्होंने एक मूवमेंट ही शुरू कर दिया जिसमें जो फोक ट्रेडिशंस था उनको फिर से क्या किया जाए? फिर से पुनर्जीवित किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। मद्रास में, नोट डाउन, मद्रास में नटीशा शास्त्री ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द फोकलोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया। इसमें तमिल के जितने भी लोक कथाएं थी उनका उन्होंने प्रकाशन किया, पब्लिश किया। ये 4 खंड में पब्लिश किया। उनका मानना था कि जो फोक सॉन्ग्स हैं, फोकलोर्स हैं, फोकलोर्स का मतलब होता है लोक कथाएं, ये जो है ये नेशनल
नेशनल लिटरेचर होती हैं और इसी में भारत के लोगों की असली पहचान छुपी हुई है। जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट डेवलप हुआ, आगे बढ़ा, जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन लोगों ने नेशनलिज्म की इमोशंस, नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में भरने के लिए आइकॉन्स और सिंबल का यूज करना शुरू किया। बंगाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एक तिरंगा झंडा बना जो ग्रीन, येलो और रेड था। इसमें ब्रिटिश भारत के जो 8 प्रोविंस थे, यानी 8 जो है प्रांत थे, स्टेट थे, उनका रिप्रेजेंटिंग करते हुए जो है लोटस के 8 फ्लावर बनाए गए थे, यानी कमल के 8 फूल थे। और हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का एक प्रतीक होता है जो दोनों लोग इसको जो है अपने रिलीजन में लेते हैं, और वो है चांद। तो इन दोनों का रिप्रेजेंट करता हुआ एक अर्धचंद्र बनाया गया। 1921 तक गांधी जी ने भी अपने स्वराज का एक झंडा तैयार कर लिया था और यह भी तिरंगा था। इसमें सफेद यानी व्हाइट, ग्रीन और रेड था। इसके मध्य में गांधी जी ने सिंबल के रूप में अपने चरखे को जगह दी थी जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में ये झंडा जो है लोग आके, ये झंडा काफी पॉपुलर हुआ और हर जगह जो जुलूस होते थे या कोई भी एक तरह से मूवमेंट होता था, मार्च होता था, मूवमेंट होता था, तो उसमें इस झंडे को थामकर, इस झंडे को पकड़कर लोग आगे आगे चलते थे, जो एक तरह से भारत माता का रिप्रेजेंटेशन था। एक दूसरा जो तरीका था जिसे भारत के लीडर ने समझा वो था कि अगर लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग पैदा करना है तो हमारी जो हिस्ट्री है उसको फिर जो है अलग तरह से उसकी व्याख्या करनी, यानी उसको अलग तरह से परिभाषित करने की जरूरत है। 19वीं सेंचुरी के अंत तक आते आते बहुत सारे इंडियन ये महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति अगर लोगों के अंदर प्राउड जगाना है या लोगों के अंदर अपने राष्ट्र को समझने का भाव पैदा करना है तो सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों ने हमारी हिस्ट्री को जो है एक ऐसे ढंग से पढ़ाया जिससे लगता था कि हम लोग क्या थे, अनकल्चर्ड थे, अनमैनर्ड थे और हमारे अंदर कोई सेंस ही नहीं था। हमको जो है कल्चर्ड करना या मैनरफुल करने का के लिए ही अंग्रेजों ने हम पर अटैक किया और एक तरह से उन्होंने अटैक करके हमारे ऊपर एहसान किया। इस तरह से उन लोगों ने हमारी स्टडी, हमारी एजुकेशन, हमारी हिस्ट्री को इस तरह से उन लोगों ने पढ़ाया था या समझाया था, या इस तरह से वो लोग इसको क्या करते थे, डिस्क्राइब करते थे। तो लोगों ने समझा कि भारतीय इतिहास को यानी इंडियन हिस्ट्री को फिर से अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि लोगों को अपनी देश, अपनी हिस्ट्री पे, अपनी कल्चर पे, अपनी सोसाइटी पे गर्व हो। इसके जवाब में भारत के लोग जो है अपनी जो है ग्रेट जो है भारत की जो ग्रेट उपलब्धियां थी या खोज थे उनको फिर से खोजना शुरू किया और उनको जो है बताना शुरू किया। इसमें जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं तो भारत की जो अच्छी चीजें हैं उसको जो है अपने स्पीच में इंक्लूड करते हैं, जिससे लगता है कि भारत जो है क्या है, एक बहुत ही कल्चर के रूप में एक समृद्धशाली देश है। उस समय भी भारत के लोगों ने अपने आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलॉसफी, क्राफ्ट्स और ट्रेड, इन सब के बारे में जो है उन लोगों ने लिखना शुरू किया कि हमारे एंशिएंट टाइम में ये सारी चीजें कितना डेवलप थी, कितना आगे थी। अंग्रेजों की कैप्चर करने से पहले हमारा जो ये सारी चीजें थी वो दुनिया में सबसे अच्छी थी। उनका कहना था कि
हमारा जो युग था जिसमें भारत के लोग भारत पे शासन करते थे, उस समय हमारा सबसे ग्रेट एज था। और उसके बाद जो है जब अंग्रेजों के हम लोग गुलाम बने, तब हम लोग का सारा कुछ नष्ट हो गया, हमारा कल्चर सोसाइटी सब नष्ट हो गई और हमारी जो है क्या हो गई, दुर्दशा हो गई। और इसलिए वो लोगों से आह्वान करते थे कि आप लोग एकजुट होइए, इन अंग्रेजों को से आज़ादी मिले हमें, और आज़ादी मिलने के बाद हम अपनी कल्चर, हम अपनी सोसाइटी, अपने साइंस, अपनी फिलॉसफी, अपनी लॉ, अपने गोल्डन टाइम को फिर से हम ला सकें। बट लोगों के एकजुट करने में की इन कोशिशों में बहुत सारी समस्याएं भी थी। जिस अतीत क्या को बताया जाता था वो हिंदुओं का अतीत था, जिन छवियों का सहारा लिया जाता था वो हिंदुओं के सिंबल थे, और इसलिए और जो कम्युनिटी के लोग थे वो थोड़ा सा या इस सारे मूवमेंट से इसीलिए अलग होना स्टार्ट कर दी। कंक्लूजन ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो लोगों का एंगर था वो धीरे धीरे भारत के विभिन्न जो सोशल ग्रुप थे, विभिन्न जो क्लास थे, उन लोगों को एक कॉमन स्ट्रगल में खींच रहा था। यानी सारे लोग अब मिल के जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना चाह रहे थे। महात्मा गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस के लोगों ने जो लोगों के अंदर जो असंतोष था या फिर जो उनकी परेशानियां थी जो अंग्रेज गवर्नमेंट दे रही थी, उसको अपना इशू बनाकर उन लोगों को अपने मूवमेंट में लाने का प्रयास किया। इस मूवमेंट के जरिए उन्होंने अपने जितने भी मूवमेंट थे उसके जरिए पूरे देश को जो है यूनाइटेड करने की कोशिश की, चाहे वो जिस क्लास जिस धर्म के हों। लेकिन जैसा कि हमने देखा इन मूवमेंट में जो अलग सोशल ग्रुप थे, जो क्लास थे, सबका अपना अपना जो है अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, अपने अपने इंटरेस्ट थे और उसके साथ वो हिस्सा ले रहे थे। उनकी जो शिकायतें थे वो बड़ी व्यापक थी और इसलिए वो जब ये स्ट्रगल चलते थे या जो रेवोल्यूशन होते थे उसमें, या जो रेवलन होते थे उसमें वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना इंटरेस्ट देखते थे कि हमारा क्या फायदा है, हम लोग कैसे होंगे। कांग्रेस ने इन प्रॉब्लम्स को हल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कभी एक की प्रॉब्लम सॉल्व करती तो दूसरा उससे अलग हो जाता, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटिश से प्रॉब्लम तो थी ही, अंदर भी प्रॉब्लम थी। जैसे लैंडलॉर्ड को अगर आप पास में करते तो छोटे किसान दूर हो जाते, इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने साथ में करते तो इंडस्ट्रियल लेबर दूर हो जाते। ये सारी प्रॉब्लम थी जो एक यूनाइटेड मूवमेंट की तरह मूवमेंट को आगे बढ़ाने में बाधक थी। लेकिन फिर भी जो है हमारे जो रेवोल्यूशनरी लीडर थे वो उन सब लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की और लाकर जो है भारत को आजादी की तरफ ले जाने की कोशिश की। हमारे देश में मूवमेंट हुए और इस मूवमेंट में महात्मा गांधी का रोल जो है सबसे अच्छा रहा और धीरे धीरे ये मूवमेंट आगे बढ़ा। धीरे धीरे लोग यूनाइटेड होने शुरू हुए, क्योंकि उनका जो है दुश्मन जो है, एनिमी जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी और सबको ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी चाहिए थी। और यही सारे मूवमेंट का एक साझा परिणाम था कि एट लास्ट भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। तो ये था आज का टॉपिक। इस टॉपिक के साथ ही नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर भी खत्म हो जाता है और इसी के साथ ही आपका हिस्ट्री का सिलेबस भी आज खत्म हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।